गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कुछ क्लास अपन बीच में नहीं ले पाए थे, उसके लिए खेद है। आज अपन आगे टॉपिक शुरू करते हैं। अपन ने लेसन लिया था बेटा कौन सा? रेस्पिरेशन। श्वसन की बात कर रहे थे अपन। श्वसन की क्रियाविधि पढ़ रहे थे। श्वसन की क्रियाविधि में भी अपन कौन से श्वसन को पढ़ रहे थे बेटा? ऑक्सीश्वसन को पढ़ रहे थे। और ऑक्सीश्वसन की क्रियाविधि में पूरी प्रक्रिया को अपन ने कितने चरणों में डिवाइड किया था बेटा? 4 चरणों में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट चरण आपके पास आया था कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। कौन से श्वसन की बात करें अपन? ऑक्सीश्वसन। दूसरा चरण अपने पास आया था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। थर्ड स्टेप अपने पास आया था बेटा क्रेब्स साइकिल। और फोर्थ स्टेप आया था एटीएस। अपन ने जानकारी प्राप्त की थी किसकी बेटा? अपन ने जानकारी प्राप्त की थी ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने कहा था कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के कितने अणु का निर्माण हुआ था बेटा? तो अपने पास पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण कौन सी प्रोसेस के द्वारा हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा पायरुविक एसिड के अपने पास कितने अणु बने बेटा? 2 अणु बने। और पायरुविक अम्ल का अणु सूत्र क्या था? C3H4। O3 था बेटा। संरचना सूत्र क्या था? CH3 C++O C++OH। अब इसके साथ अपने पास ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या दिया था? AMP पाथवे। AMP पाथवे नाम क्यों दिया था? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एम्डरबेरोव एंड पार्नास के प्रथम अवसर के आधार पर तीसरा नाम दिया था बेटा कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे नाम क्यों दिया था बेटा? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है जो ऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन दोनों में भाग लेता है। चौथा इसका नाम दिया था बेटा अपन ने कौन सा? साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन नाम क्यों दिया था बेटा? क्योंकि ये प्रोसेस कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है, बाकी प्रोसेस है वो कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसके कारण इसका क्या नाम दिया था बेटा अपन ने? साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब अगला स्टेप शुरू करने से पहले एक पॉइंट और बनाते हैं अपन। पायरुविक अम्ल का भविष्य। फैट ऑफ ए पायरुविक एसिड। अब पायरुविक अम्ल का भविष्य तो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस चाहे ऑक्सीश्वसन हो चाहे बेटा क्या हो? अनऑक्सीश्वसन हो, दोनों में कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बनता क्या है? पायरुविक एसिड। अब पौधों के अंदर मान लो चाहे अपने शरीर के अंदर मान लो, जो पायरुविक एसिड बना है उसका आगे क्या होता है? वही पायरुविक अम्ल का क्या होता है बेटा? भविष्य। अब पायरुविक अम्ल के भविष्य को 4 पार्ट में क्या किया गया बेटा? डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट O2 की उपस्थिति। अब ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो पायरुविक एसिड बना है
उस पायरुविक एसिड का आगे क्या भविष्य है, तब उस कंडीशन में O2 की उपस्थिति, यानी कि शरीर में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, या अपन यूं कह सकते हैं कौन सा शोषण चले, यदि ऑक्सीशोषण चलता है तो जो पायरुविक एसिड है वो कहां से, कोशिका के साइटोप्लाज्म में बना है, कहां बना है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से ये पायरुविक एसिड किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीशोषण में ये प्रवेश कर जाता है बेटा कक्ष में, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के पश्चात इसका कंप्लीट ऑक्सीकरण हो जाता है बेटा किसमें, CO2 प्लस है, H2O प्लस है, किस बेटा, ऊर्जा। कौन से शोषण में, ऑक्सीशोषण, यानी कि O2 की उपस्थिति में, यानी कि शरीर में जब कौन सा शोषण चलता है बेटा, ऑक्सीशोषण चलता है। दूसरी कंडीशन है बेटा किसकी कमी में, O2 की अनुपस्थिति में, यानी कि कौन सा शोषण हो जाएगा बेटा, अनोक्सीशोषण। अनोक्सीशोषण में पायरुविक एसिड का क्या होगा बेटा, अनोक्सीशोषण में इसका अनकंप्लीट ऑक्सीकरण होगा, जिससे CO2 प्लस C2H5OH यानी कि एथेनॉल प्लस किसका निर्माण होता है बेटा, एनर्जी का निर्माण। तीसरी कंडीशन में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तीसरी कंडीशन है O2 के अभाव में। अभाव का मतलब यहां क्या, पहले ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है बेटा, O2 मिल रही है बाहर से, वायुमंडल से ऑक्सीजन अपन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश, किसी कार्य के कारण यदि O2 का क्या हो जाए, अभाव, अर्थात शरीर में कुछ समय के लिए O2 की पूर्ति होना क्या हो जाए बेटा, बंद हो जाए, तब उस कंडीशन में जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड बदल जाता है बेटा किसमें, लैक्टिक एसिड में। किसमें बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण क्या शुरू हो जाता है बेटा, अपने मांसपेशियों में पेन या दर्द होना शुरू करता है। अब जैसे अपन एग्जांपल देते हैं बेटा कि अपन रनिंग करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपने शरीर में मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की क्या नहीं होगी, पूर्ति नहीं होगी। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होने के कारण पायरुविक एसिड का क्या हो जाता है बेटा, किण्वन हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड कहां जमा हो जाता है, मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और मांसपेशियों में जमा होने के कारण क्या शुरू हो जाता है, दर्द शुरू करता है। और चौथा इसका उपयोग क्या है, पायरुविक एसिड से शरीर के अंदर या कोशिका द्रव्य के अंदर किसका सिंथेसिस किया जा सकता है बेटा, एमिनो एसिड का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। अब अपने पास ये ग्लाइकोलाइसिस का क्या हो गया, भविष्य हो गया। अब ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड चार प्रकार से आगे विखंडित होता है, या चार प्रकार से शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर इसका क्या कहता है उपयोग। नंबर फर्स्ट कंडीशन, O2 की उपस्थिति में। O2 की उपस्थिति में है, इसका मतलब आणविक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, इसका ऑक्सीशोषण होगा। पायरुविक एसिड किसमें प्रवेश कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, CO2 प्लस है, H2O में, और साथ में क्या रिलीज होगी, ऊर्जा रिलीज होगी। दूसरी कंडीशन O2 की अनुपस्थिति में, यानी कि जब शरीर में कौन सा शोषण चलता है, अनऑक्सीशोषण चलता है, उस कंडीशन में पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन न होकर क्या होता है, अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 प्लस एथेनॉल बनता है, और साथ में कम मात्रा में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। तीसरी कंडीशन है O2 के अभाव में। अब कुछ कंडीशन में ऑक्सीजन की शरीर में पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। उस कंडीशन में पायरुविक एसिड का किण्वन हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड सामान्यतः अपने शरीर में भी ये कंडीशन उत्पन्न होती है, जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में क्या शुरू हो जाता है बेटा, दर्द होना शुरू हो जाता है। चौथी कंडीशन है पायरुविक एसिड से कोशिका द्रव्य के अंदर किसका निर्माण किया जा सकता है बेटा, एमिनो
एसिड का निर्माण। वो एमिनो एसिड कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। अब इसके पश्चात अगला पार्ट लेते हैं बेटा। अपन तो भी कौन सा संयोजन पढ़ रहे हैं? कौन सा संयोजन पढ़ रहे थे बेटा? ऑक्सीसंयोजन। और ऑक्सीसंयोजन की अपने पूरी प्रक्रिया कितने स्टेप में डिवाइड की? 4 स्टेप में, जिसमें पहला स्टेप आपके पास कौन सा है था बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेप क्या था बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ए पायरुविक एसिड। तो सेकंड स्टेप अपना कौन सा बन गया बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ए पायरुविक एसिड। अब ऑक्सीसंयोजन में ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो पायरुविक एसिड बना है बेटा, ये पायरुविक एसिड कहां बना? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। इसका मतलब कहां बना बेटा? कोशिका के कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में बना। अब साइटोप्लाज्म में बनने वाला ये जो पायरुविक एसिड है कौन से संयोजन के दौरान? यानी कि केवल किसी बेटा? ऑक्सीसंयोजन में। ऑक्सीसंयोजन में पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य से एंटर कर जाता है बेटा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें प्रवेश कर जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड का क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है वो प्रवेश कर जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड का क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब दो शब्द आ रहे हैं। ऑक्सीडेटिव मतलब क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण। और डीकार्बोक्सिलेशन का क्या है? CO2 का बाहर निकलना। अब इसका मतलब दो स्टेप एक साथ हो रही है, एक ऑक्सीकरण और दूसरा डीकार्बोक्सिलीकरण। अब ऑक्सीकरण की परिभाषा बेटा आपने कई प्रकार से बताई है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोजन आयन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण। तो यहां पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य से प्रवेश कर गया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या होगी बेटा? CO2 भी बाहर निकलेगी और साथ में ऑक्सीकरण यानी कि क्या बाहर निकलेंगे? हाइड्रोजन आयन भी किससे बाहर निकलेंगे? पायरुविक एसिड से। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए जो एंजाइम भाग लेता है उस एंजाइम को कहते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। अब इस अभिक्रिया को जो प्रेरित करने वाला एंजाइम है उसका नाम है बेटा कौन सा? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। अब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने के लिए 5 कोफैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला कोफैक्टर है बेटा HS कोएंजाइम, दूसरा है NAD+, तीसरा है बेटा
Mg+2n, चौथा है लिपोइक एसिड, पांचवा है थायमिन पायरोफॉस्फेट। अब अपन ने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो आपके पास पायरुविक एसिड बना, वो पायरुविक एसिड ट्रांसफर हो गया था किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके लिए पांच कोफैक्टर कौन कौन से होगा? एचएस कोएंजाइम, NAD+, Mg+2, लिपोइक एसिड प्लस थायमिन पायरोफॉस्फेट, जिसके फलस्वरूप दो कार्बन कंपाउंड, क्योंकि पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड है। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो पायरुविक एसिड है, इसका क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बाहर निकलेगी बेटा? CO2 बाहर निकलेगी। तो उसके फलस्वरूप जो कंपाउंड बनेगा, ये यौगिक बनेगा, वो कितने कार्बन कंपाउंड बनेगा बेटा? 2 कार्बन कंपाउंड क्या बनता है बेटा? एस्टाइले कोएंजाइम बनता है। ये अपने पास स्टेप हो गया डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जिसकी संपूर्ण अभिक्रिया को अपन निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। अब ये आपके पास बना बेटा कौन सा? पायरुविक अम्ल। इसका क्या होना है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। कौन से कोफैक्टर की उपस्थिति में? 5 कोफैक्टर। कौन कौन से बेटा? एचएस कोएंजाइम एक, दूसरा बेटा NAD+, तीसरा कौन सा है? Mg+2, चौथा है बेटा लिपोइक एसिड, पांचवा है थायमिन पायरोफॉस्फेट। अब पायरुविक एसिड का पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, लेकिन कौन सा डीकार्बोक्सिलेशन? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसका मतलब साथ में क्या बाहर निकलेंगे बेटा? ऑक्सीकरण के कारण हाइड्रोजन आयन। अब डीकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, इसका मतलब क्या बाहर निकलेगी बेटा? ये CO2 यहां से बाहर निकल जाएगा, इसको आप यहां बाहर निकाल दो। अब साथ में ऑक्सीडेटिव हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन भी बाहर निकलेगा। एक हाइड्रोजन आयन कहां से निकल जाता है बेटा? पायरुविक एसिड से, और एक निकल जाता है HSA कोएंजाइम से। निकलने वाले दोनों हाइड्रोजन आयन NAD+ का अपचयन कर देते हैं बेटा किसमें? NADH2। अब इसके पश्चात संयोजकता पूरी करने के लिए कोएंजाइम पायरुविक एसिड के साथ जुड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 कार्बन कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड में O, ये वाला, ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर निकल गया, CO2 के रूप में निकलने का ऑक्सीकरण हो गया, सॉरी डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोजन के निकलने से ऑक्सीडेटिव हो गया, और क्या बन गया बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम। कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन। अब पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एक तो अपने पास 2 कार्बन कंपाउंड क्या बन गया बेटा? एस्टाइल कोएंजाइम। एक मॉलिक्यूल अणु किसका बाहर निकल गया? CO2 का, और एक अणु किसका बन गया? NADH2। अब याद करो बेटा, पायरुविक अम्ल के अणु कितने थे आपके पास? 2 अणु,
क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में आपको याद करो बेटा, ग्लूकोज के कितने अणु, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के कितने अणु बने थे? 2 अणु बने थे। पायरुविक एसिड के कितने अणु बने थे बेटा? 2 अणु बने थे। तो यहां पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से, पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से CO2 के कितने अणु बाहर निकलेंगे बेटा? 2 CO2 के अणु। एस्टाइल कोएंजाइम के भी कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। और साथ में NADH2 के भी कितने अणु बने? 2 अणु। अब ऑक्सीसोर्शन बढ़ रहा है अपन, और ऑक्सीसोर्शन की संपूर्ण रिएक्शन क्या थी बेटा? C6H12 O6 प्लस 6O2 एरो का निशान, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6H6 किलो कैलोरी एनर्जी। अब यहां ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीकरण द्वारा CO2 के कितने अणु को बाहर निकालने हैं? 6 अणु बाहर निकालने हैं। जबकि यहां रिएक्शन में कितने अणु रह गए बाहर निकले हैं CO2 के? 2 अणु। तो कितने अणु रह गए CO2 के? 4 अणु। अब एस्टाइल कोएंजाइम में कितने अणु है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 अणुओं में कितने हो जाएंगे बेटा? 4 कार्बन। आगे की प्रोसेस द्वारा CO2 के 4 अणु एस्टाइल कोएंजाइम से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। अब इस रिएक्शन द्वारा या इस स्टेप के द्वारा पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से एस्टाइल कोएंजाइम के कितने अणु बन गए? 2 अणु। साथ में 2 CO2 के अणु बाहर निकल गए और 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए बेटा? NADH2 के। अब ये NADH2 है, आगे जाकर ATS द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं बेटा? 3 ATP बनते हैं। तो 2 अणुओं से कितने ATP का निर्माण होगा? ETS द्वारा 6 ATP का निर्माण होता है। तो इस प्रकार पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से या पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से कितने ATP का प्रोडक्शन होता है? 6 ATP का क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन होता है। कितने ATP का? 6 ATP का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। अब अपने पास क्या बना बेटा? एस्टाइल कोएंजाइम। एस्टाइल कोएंजाइम आगे प्रवेश कर जाएगा बेटा किसमें? क्रेब्स साइकिल्स में। किसमें प्रवेश कर जाएगा? क्रेब्स साइकिल। अब पहला स्टेप क्या था बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे स्टेप का नाम क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इस रिएक्शन द्वारा क्या बना बेटा? एस्टाइल कोएंजाइम। तीसरे स्टेप का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। अब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स को आपस में कौन सी रिएक्शन जोड़ती है बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड क्या करता है? जोड़ता है। इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड का दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? इसे क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि इसका जो उत्पाद है वो क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा और इसका उत्पाद है उससे ये बना है। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने वाली रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। जोड़ने को क्या कहते हैं? लिंक बनाना। इसलिए इसे दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। अब अगला स्टेप, अगला स्टेप है बेटा क्रेब्स साइकिल। अगले स्टेप का नाम है बेटा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल्स का दूसरा नाम है
सिट्रिक अम्ल चक्कर। और तीसरा नाम है बेटा TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल क्या है? तो अपन ने पीछे वाली रिएक्शन में क्या पढ़ा बेटा? पायनिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से आपके पास क्या बना बेटा? CH3 सी डबल बॉन्ड O H को एंजाइम, यानी कि एस्टाइल को एंजाइम। अब जो एस्टाइल को एंजाइम है इसका CO2 प्लस H2 में पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण एस्टाइल कोएंजाइम का CO2 प्लस H2O में पूर्ण ऑक्सीकरण एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा होता है। एस्टाइल कोएंजाइम का CO2 प्लस H2O में पूर्ण ऑक्सीकरण एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा होता है, जिसकी खोज सबसे पहले 1937 में HS क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो उनके मान सम्मान में एस्टाइल कोएंजाइम के ऑक्सीकरण के चक्कर को क्या नाम दिया बेटा? क्रेब्स चक्कर या क्रेब्स साइकिल के। क्या कहा अपन ने? पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से जो एस्टाइल कोएंजाइम बनता है, उस एस्टाइल कोएंजाइम का पूर्ण ऑक्सीकरण एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा होता है, जिसकी खोज 1937 में एचएस क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने की थी। उनके मान सम्मान में इस प्रकार के एस्टाइल कोएंजाइम के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल में एस्टाइल कोएंजाइम के प्रवेश करने पर, एस्टाइल कोएंजाइम के प्रवेश करने पर बनने वाला प्रथम उत्पाद 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड होता है। इस साइकिल में एस्टाइल कोएंजाइम के प्रवेश करने पर बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद एक 6 कार्बन कंपाउंड कौन सा बेटा? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड प्रथम उत्पाद होने के कारण क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या दिया? सिट्रिक अम्ल साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड के अंदर कितने कार्बोक्सिलिक समूह पाए थे बेटा? 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए थे। बनने वाले प्रथम उत्पाद सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए थे बेटा? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए थे हैं, जिसके कारण इसका तीसरा नाम दे दिया बेटा। 3 को अपन कहते हैं ट्राई, COH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है एसिड साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तीसरा नाम क्या दिया? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब आगे चलो। mechanism of TCA या क्रेब्स साइकिल्स की क्रियाविधि। अब साइकिल जब भी आपके पास इन दो लेसन में साइकिल आएगा,
साइकिल में मैंने क्या कहा था, वही दो प्रोसेस अपनानी है। आपको थ्योरी भी याद करनी है और उसके साथ साथ उसका पाथ भी आपको चक्कर भी आना चाहिए। हर बार बोर्ड में यहां से एक क्वेश्चन 4 नंबर वाला आता है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, और दोनों में जो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है उसमें एक अथवा में आता है। तो इस प्रकार आपके पास क्वेश्चन हो गए दो, और दोनों को क्वेश्चनों में आपके पास एक पाथ पक्का आता है। अब पाथ याद कर लोगे तो थ्योरी याद नहीं करनी पड़ेगी, और थ्योरी याद कर लोगे तो क्या याद करना पड़ेगा, पाथ याद नहीं करना। अब अपने पॉइंट क्या लिया है, मैकेनिज्म ऑफ टीसी या क्रेब्स साइकिल की क्रिया विधि। क्रेब्स साइकिल की पूरी क्रिया विधि निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण का नाम है बेटा फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल का। तो सबसे पहले इस चरण में क्या होता है बेटा, पायरिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा जो एस्टाइल को एंजाइम बनता है, वो एस्टाइल को एंजाइम सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो पहले वाले लेसन में आ चुका है ना, कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन। ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाता है, जल योजित हो जाता है। अब पहला स्टेप क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। कैसे लिखोगे भाषा को, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा बना एस्टाइल को एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ क्या हो जाता है बेटा, जल योजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 6 कार्बन कंपाउंड क्या बनता है बेटा, सिट्रिक एसिड बनता है, और साथ में क्या बाहर निकल जाता है, HSA को एंजाइम बाहर निकल जाता है। ये स्टेप हो गया था आपके पास कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। पहला स्टेप कौन सा हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, एस्टाइल को एंजाइम। परिभाषा वैसे लैंग्वेज कैसे बनाओगे, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा बना एस्टाइल को एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जल योजित होकर 6 कार्बन कंपाउंड किसका निर्माण करता है बेटा, सिट्रिक एसिड का, और साथ में क्या बाहर निकल जाता है, HSA को एंजाइम। ये इसका क्या हो गया बेटा, क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप या पहला चरण हो गया। दूसरा चरण है बेटा फॉर्मेशन ऑफ निकोटिक एसिड। अब सेकंड रिएक्शन में जो सिट्रिक एसिड बना है बेटा, उस सिट्रिक एसिड से निकोटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु इसका बाहर निकलता है, किसका बेटा, जल का। तो सिट्रिक एसिड से निकोटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल का एक अणु बाहर निकलता है, उसके फलस्वरूप बनता बेटा सिस निकोटिक अम्ल। तीसरे स्टेप का नाम है, रिएक्शन का नाम है बेटा, या चरण का नाम है
फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। अब जो सिस निकोटिक अम्ल बना है उसके साथ निकोटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु बड़ा वापस किसका रुक जाता है, जल का रुक जाता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। जहां तक कितने स्टेप हो गए बेटा, एक स्टेप। आगे के स्टेप अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।